अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पिज़्ज़ा। आज के दिन की अब तक का जो दिन गुज़रा है और जो अब इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, आज की अगर हम डेवलपमेंट्स को देखें, तो 4 डेवलपमेंट्स मैं पिक करता हूँ जिनको अगर हम मिला के देखेंगे, उनका हम एनालिसिस करते हैं, उनकी डॉट कनेक्टिंग करते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। कि चीज़ें उस तरफ को जा रही हैं जिसके बारे में कहा जाता है, जो सियासतदान कहते हैं, कि चीज़ों को किसी और तरफ ले जाया जा रहा है, जो अभी कहा नहीं जा रहा। तो 4 डेवलपमेंट्स क्या हैं? एक डेवलपमेंट वो है जहां अब से चंद घंटे पहले एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुमताज़ सियासी लीडर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर शेख रशीद, आप सबकी हरदिल अजीज शख्सियत जो है, उनकी जो पोस्ट अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के बाद की जो जमानत है, जब आपका फिजिकल रिमांड नहीं मिलता मजीद, तो आपको जो जमानत मांगते हैं, वो जमानत को उन्होंने रद्द कर दिया और उसके हवाले से 7 पेज का उन्होंने एक डिसीजन लिखा। इसकी अहमियत क्या है, इस पे बात करूंगा मैं। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया, एक मीटिंग की, एक एलामिया जारी किया। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ, मार्श मिलिट्री डिक्टेटर, उनकी एक बड़ी पुरवकार तरीके से उन्हें उनका जनाजा तो हुआ कराची में, मलीर कैंट में उनका जनाजा हुआ, पोलियो ग्राउंड में हुआ, जिसमें आला सिविल और मिलिट्री अफसरान, एक्टिंग आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो है, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। आर्मी चीफ ने नहीं किया क्योंकि आर्मी चीफ इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में है, 9 तारीख को वहां से वापस आएंगे। लेकिन जनरल मुशर्रफ जो पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, एक्स आर्मी चीफ भी हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई स्टेट ऑनर नहीं मिला। इससे हमें क्या पता चलता है? चौथी जो डेवलपमेंट है वो है जहां पीएमएलएन के बड़े अहम रहनुमा हैं, बड़े फायर ब्रांड हैं जनाब असाद तारड़ साहब, उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। और इसी टाइम पीरियड में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन सब चीज़ों की अहमियत क्या है, वो एक एक करके मैं देखते हैं। सबसे पहले, जो अब से चंद घंटे पहले एक मैजिस्ट्रेट ने शेख रशीद साहब की जमानत को रद्द कर दिया। 7 पेज का उन्होंने डिसीजन लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने इवन गिरफ्तारी के दरमियान में भी पिम्स हॉस्पिटल में जाके बिलावल जरदारी के खिलाफ बड़ी नाजेबा किस्म की बातें की हैं। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह के बारे में बहुत किस्म के इल्ज़ाम लगाए, इसलिए उनकी जमानत जो है वो नहीं हो सकती। अब ये जहन में रखिए कि शेख रशीद जो हैं वो कम अज़ कम 10 दफ़ा से ज़्यादा पाकिस्तान में वजीर रह चुके हैं, 70 बरस से ज़्यादा उनकी उम्र है। एक्टिव पॉलिटिक्स आप उनकी देखें 1960 की दिहाई से, तो 60 बरस से वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। अगर मिनिस्ट्रियल लेवल की पॉलिटिक्स देखते हैं तो कम से कम 35-40 बरस से वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कुल है, जुज़ हैं। जिस तरह से उन्हें गुज़िश्ता चंद दिन में ट्रीट किया गया, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, उन्हें रातों को सोने नहीं दिया गया, आंखों पे पट्टी बांधी गई, उनको हथकड़ी लगाई गई, उनके हाथ बांधे गए, उनको मसलसल उनको एक अज़ाब ज़हनी तौर पे दिया गया। जब उनको अदालत में लाया जाता था, बाहर निकाला जाता था, तो ख़ास लोगों को लगता था कि इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप जो मेरे कानों में बात पहुँची है, कि बाकायदा उनको धक्के मारे जाते थे। 2 दफ़ा तो वो कम से कम गिरे हैं सिपाहियों के ऊपर, और इसके बाद एक ऐसा पॉइंट भी आया, जब वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए और इतने डिमोरलाइज़ थे कि ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि एक सिपाही के साथ लग के वो रोए। जब वो सीन हुआ तो उसके बाद पीएमएलएन और पीपीपी के लीडरों ने मसलसल ये कहा कि ये तो रोने के लिए आते हैं, बाकियों को भी जब जेल भरो की इमरान खान बात करते हैं, ये सब वहां आएंगे, इनको वहां पे रुलाया जाएगा। जिस लेवल पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसमें एक नफरत पैदा हो चुकी है, जिसमें पोलराइजेशन है, जिस तरह से एक दूसरे के साथ ट्रीटमेंट इस वक्त किया जा रहा है, और मसलसल ये कहा जा रहा है कि कोई पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी होता था। उसकी कम अज कम मैंने अपनी जितनी अरसे से मैं पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये सिविल सर्विसेज में हूँ, 90s के बाद, खास करके 9/11 के बाद, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक डिसेंसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और वो पोलराइजेशन खत्म हो गई जो 1990 की जो 80 और 90 की सियासत की जो टॉक्सिसिटी थी, जो उसकी नफरतें थी, जो पोलराइजेशन थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, वो खत्म हुई। तो उसके बाद एक रिलेटिवली निस्बतन बेहतर, ज्यादा पीसफुल, सेल्फ रिस्पेक्टिंग एक एक रिस्पेक्ट की सियासत थी, उसका अब बिल्कुल खात्मा हो चुका है, जैसे कि आप शेख रशीद के ट्रीटमेंट से देखते हैं। गोल इसका क्या है? गोल इसका ये है कि इमरान खान के जो भी हमायती और सपोर्टर हैं, जो असर्टिव थे, जो खुल के बोलते थे, जैसे आपने देखा फवाद चौधरी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी की स्पिरिट जो है वो डिफरेंट थी, लेकिन फवाद चौधरी को भी इसीलिए उठाया गया, टारगेट किया गया कि फवाद चौधरी बहुत खुल के बोलते थे, असर्टिव थे,
جو کانفیڈنٹ ترین ہارڈ ہٹرز ہیں ان میں فواد چودھری کا شمار ہوتا تھا. اسی طرح شیخ رشید صاحب کو اسی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے. جب کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے پاکستان جیسے پسماندہ ملک کے اندر کوئی بھی ایکسکیوز بنایا جا سکتا ہے. پاکستان میں ایکسکیوز کریٹ کرنے سے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیں، بلی کی چوری کا، کتے کی چوری کا، کتے کو قتل کرنے کا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا، دہشت گردی کا، جھوٹ بولنے کا، ہوا میں گڈی اڑانے کا، کسی لڑکی کو بری طرح سے دیکھنے کا، پتھر مارنے کا، کوئی بھی الزام آپ کسی پہ لگا سکتے ہیں. پاکستان میں سچ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو شیخ رشید کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا اس کا بنیادی مقصد جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ایک تو بلاول زرداری کے حوالے سے جو کچھ وہ کامنٹس کرتے رہے اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے. انہیں اس وقت آصف علی زرداری اور بلاول کی طاقت دکھائی جا رہی ہے، ان کی اسپرٹ کو بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے جو باقی لوگ ہیں ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو کھڑے ہو اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہو، پیچھے نہیں ہٹتے، ہماری بات نہیں مانی، چھوڑی نہیں، فلاں چیزیں نہیں کی، تو تم لوگوں کا بھی حشر نشر جو ہے وہ کر دیا جائے گا. پرنسپلی طور پر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر، ان کے ساتھ پی ایم ایل این میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہیں اس پوری کی پوری کہانی کے اندر. اب ایک جملہ آپ مسلسل سنتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر پی ایم ایل این کے لیڈروں سے، خاص کر کے پی ایم ایل این کے لیڈروں سے، پی 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 والے بھی کہتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے لیڈر یہ بات دہراتے ہیں کہ فلاں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ ہوا، خواجہ سعد رفیق کو پکڑا گیا، احسن اقبال کو پکڑا گیا، فلاں کو پکڑا گیا. کچھ سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. کیا جن پی ایم ایل این کے لیڈروں کو 2017-18 کے بعد ان کی گرفتاریاں ہوئیں، انہیں عدالتوں میں لایا گیا، کیا ہم نے انہیں زنجیروں کے ساتھ دیکھا جس طرح سے ہم نے فواد چودھری کو دیکھا، جس طرح سے ہم نے شیخ رشید کو دیکھا، جس طرح سے عمران ریاض کے ساتھ کیا گیا ٹیلی ویژن اینکر؟ پہلے تو سب سے پہلا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں جب عمران خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے حکومت تھی، کیا کسی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر کو قتل کیا گیا؟ کیا پاکستان سے باہر نکل کے اپنے مخالفوں کا تعاقب کیا گیا؟ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا. کیا پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکرز کو جس طرح سے عمران ریاض ہیں انہیں گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائی گئیں، عدالتوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا؟ پر ایک اور بھی بات نوٹ کیجئے کہ یہ جو پی ایم ایل این کی ساری پروپیگنڈا مشین ہے، یہ عمران ریاض کو بار بار یہ کہتی ہے کہ عمران ریاض یوٹیوبر ہے، صحافی نہیں ہے، کوائٹ اگنورنگ دا فیکٹ کہ یوٹیوبر بننے سے بہت سال پہلے سے وہ صحافی بھی ہے، وہ رپورٹر بھی ہے، وہ ٹیلی ویژن اینکر پرسن بھی ہے. مجھے یاد ہے 2013-14 میں پہلی دفعہ میرا جب ایکسپریس ٹیلی ویژن میں تھا تو 14 میں، تو اس وقت عمران ریاض واز ون آف دا موسٹ فائر برانڈ ٹیلی ویژن اینکر آن ایکسپریس نیوز. 8 بجے کا شاید میرا خیال وہ اپنا پروگرام کرتے تھے، میں اس وقت 10 بجے کا پروگرام کرتا تھا. تو عمران ریاض واز اے نون کموڈیٹی in 2014 in the television market of Pakistan. پتہ نہیں کس طرح سے کہتے ہیں یوٹیوب تو بیچارے نے 2019 میں جا کے شروع کیے، کہاں 2014، کہاں 2019. بہرحال یہ سب طریقے ہیوملیٹ کرنے کے ہیں. مسلسل لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے، کرائے کے ٹٹو رکھے گئے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. تنخواہیں دو قسم کی دی جاتی ہیں، ایک ماہوار تنخواہ ہے اور دوسری ان کو تنخواہ پر ٹویٹ کرنے کی بھی ہے. وہ بیچارے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنی سمری اور انوائس بھیجتے ہیں کہ میں نے اتنے ٹویٹ کیے ہیں، پھر ان کو اس کے حوالے سے پیسے ملتے ہیں. تو اب ایک واضح فرق دیکھتے ہیں. اب یاد کیجئے جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جیل میں لایا گیا، عدالت میں لایا گیا، جب نواز شریف صاحب کو لایا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کو لایا گیا، پھر سلیمان کو لایا گیا، تو کیا ان میں سے کبھی کسی کو ہتھکڑی لگی آپ نے دیکھی؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کو دھکے مارے گئے، ان کو زمین پہ گرایا گیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کو سونے نہیں دیا جاتا، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے کتنی دفعہ سنا کہ لوگوں کی جب فزیکل ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی جوڈیشل پہ ان کی جو ہے ضمانت نہیں ہو سکتی؟ کئی ملٹیپل ان کی ایف آئی آرز ہوتی ہیں، انہیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. شیخ رشید کے کیس میں ان کے خلاف مری میں بھی ایف آئی آر درج کی گئی، کراچی میں ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جو بڑی مشکل سے ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے. اب ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ اسٹیج پہ بتایا بھی یہی گیا ہے کہ شیخ رشید اب ہائی کورٹ کا رخ اختیار کریں گے اور وہاں سے ضمانت لینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ خاص قسم کا یہاں سے میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کی کمر توڑ دیں گے، اس کی اسپرٹ توڑ دیں گے، اس کی سول کو ہم بریک کریں گے. یہ یہاں سے ایک آپ کو میسج نظر آتا ہے. دوسرا جو آپ اس کے ساتھ ہی اس کو جوڑ کے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان
पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जो 1998 में आर्मी चीफ बने, जिनका पाकिस्तान की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज 9/11 के बाद उन्होंने पाकिस्तान की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की, उसका वो चेहरा और फेस पोस्टर बॉय बने। उन्हें कैंप डेविड में बुलाया गया अमेरिका के अंदर, उनको यूरोपियन, ये वाहिद पाकिस्तानी हेड ऑफ द स्टेट है जिसे ना सिर्फ अमेरिका में टॉप लीडरशिप को खिताब करने का मौका मिला, जिसे कैंप डेविड के अंदर मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। ये रेयर ऑनर है जो बहुत ही कम, मेरा ख्याल है 1980s में शायद जनरल ज़ियाउल हक को इस किस्म की अप्रोच और एक्सेस मिली थी इंपॉर्टेंस की वजह से। लेकिन जनरल मुशर्रफ जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के अंदर भी उनको बुलाया गया, यूरोपियन पार्लियामेंट को भी उन्होंने उन्होंने एड्रेस किया। मुझे याद है 2011-12 में हम लोग एक पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ ट्रैवल कर रहे थे, हम ब्रसल्स में थे, यूरोपियन यूनियन के अंदर थे। वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानी लीडर्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर अगर गिलानी साहब आते हैं या आसिफ अली जरदारी आते हैं, तो यूरोपियन यूनियन का मीडिया जो है यहाँ का, उसको खबर भी नहीं होती, किसी को पता भी नहीं होता, उसको कोई बुलाता भी नहीं है उनको यूरोपियन पार्लियामेंट में बात करने के लिए। जब जनरल मुशर्रफ ब्रसल्स आते थे या स्ट्रासबर्ग आते थे, तो पूरे शहर को, मीडिया को पता होता था। इस पाकिस्तानी लीडर को, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी रहा है, आर्मी चीफ भी रहा है, उसे किसी किस्म का स्टेट ऑनर नहीं मिल सका। ये सही है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने उनके जनाजे के अंदर शिरकत की, वो वहाँ पे मौजूद थे, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे नहीं थे। तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो बरतानिया में है, जहाँ एक ब्रिटिश मिलिट्री के थिंक टैंक और आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात है। कहा जाता है लोग कि शायद वो नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे, इसके बारे में कोई हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते। और 9 तारीख को आर्मी चीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। बहरहाल जनरल मुशर्रफ को किसी भी किस्म का स्टेट ऑनर नहीं दिया गया, और उनकी दुआए मगफरत के हवाले से जिस किस्म का तूफान मचाया गया पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, वो भी आपके सामने। मैसेज इसमें से क्या जाता है? मैसेज इसमें जाता है कि नवाज शरीफ का जो दुश्मन है उसे कहीं पनाह नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी उसे ह्यूमिलिएट किया जाएगा। और जो नवाज शरीफ का लॉयलिस्ट है और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, जैसे सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जज थे, उनको मरने से पहले जो बिल्कुल आलम मर्ग में थे, उन्होंने कब्र में पाँव लटकाए हुए थे, तो उनको मेरा ख्याल है गवर्नर सिंध बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ से उन तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, उन्हें एक क्लियर मैसेज आता है कि जब नवाज शरीफ जो हैं, आप उनके साथ खड़े रहेंगे आखिरी वक्त तक, तो वो आपको रिवॉर्ड करेंगे। अगर वो नवाज शरीफ आपसे नाराज होंगे, तो आपको जो है, आपकी मौत के बाद भी आपको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, यानी डेथ के बाद भी आप जो है बच नहीं सकते। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको जो लोग इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया है और पाकिस्तान की बहुत सी एलीट है, वो इस मैसेज को किस तरह से रिसीव करेगी, दिस आई लीव टू योर इमेजिनेशन। थर्ड, मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है जहाँ अता तारड़ साहब, जो पीएमएलएन के, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेम्परेचर। अता तारड़ साहब ने एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ख्याल 40 मिनट 50 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और टेबल्स और चार्ट्स के साथ बड़ी प्रिपेयर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका बुनियादी लबे लुबाब ये था, उसका मैसेज ये था, उसमें एक बड़ी डेस्परेशन थी। वो मसलसल ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुजरिम है, ईविल है, डीमन है, बड़ा बुरा आदमी है, करप्ट है बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुख्तलिफ उसकी एविडेंसेस देने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो बेसिक फ्रस्ट्रेशन थी वो ये थी कि आवाम ये क्यों नहीं मानती कि इमरान खान जो है वो करप्ट है, बुरा आदमी है, डेविल है, ईविल है। और वो बार बार एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये क्यों नहीं आप जानते कि किस किस्म का आदमी, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि ख्वाजा साद रफीक साहब कुछ दिन पहले और तरह की बातें कर रहे थे, ऐसा लगता था कि उनका कोई उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस जो है वो पैदा हो गई। अब उन्होंने तकरीर करके कहा कि इलेक्शन मुख्तलिफ वक्तों पे कैसे हो सकते हैं, पाल असेंबली को अपने वक्त में ख़त्म होना चाहिए। तो क्लियर पोजीशन उनकी ये थी कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 से पहले नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त पीएमएलएन की है, उसको अक्टूबर 2023 में भी पाकिस्तान में इलेक्शन सूट नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप खास करके अगर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब, जिनका आप सितंबर से सुनते चले आए हैं कि वो सितंबर में आ जाएंगे, अक्टूबर में आ जाएंगे, नवंबर में आ जाएंगे, दिसंबर में आ जाएंगे, जनवरी में आ जाएंगे, अब फरवरी भी खत्म हो जाएगा, आप देखिएगा वो नहीं आए। जब अपने हराबल दस्ते के तौर पे उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को भेजा, तो मरीम नवाज साहिबा किसी खुले मुकाम में पंजाब में जलसा भी नहीं कर पा रही, वो होटलों में या मैरिज हॉल्स में जलसे कर रही हैं, वहां भी उन्होंने खारदार तारें अपने सामने रखी हुई हैं। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि इस वक्त पीएमएलएन की जो पॉपुलैरिटी है या उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो रॉक बॉटम पे जा चुकी है। हुकूमत सारी पीएमएलएन के पास है, आर्मी चीफ उन्होंने लगाए हैं,
नवंबर के अंदर पंजाब में इंटरिम गवर्नमेंट के नाम पे, केयरटेकर गवर्नमेंट के नाम पे उन्हीं की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में उनका ही गवर्नर इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि ये गवर्नर राज वहाँ पे लगा हुआ है। पंजाब में भी बलीगुर रहमान साहब और चीफ मिनिस्टर दोनों ही उनकी तरफ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नवाज शरीफ साहब की ताकत जो है वो अपने अरूज के ऊपर है, इससे ज़्यादा ताकत उनके पास हो नहीं सकती। लेकिन पब्लिक एक्सेप्टेंस का ताल्लुक ये है कि कोई उनके साथ अवाम बहुत ही कम तादाद आज उनके साथ है और उनका तमाम पॉलिटिकल बेस जो है वो इरोड कर चुका है। अंडर द सर्कमस्टांसेस पीएमएलएन को इलेक्शन सूट ही नहीं करता, जिसकी वजह से कम से कम मेरे जहन में ये खदशा पैदा हो रहा है कि पीएमएलएन और शायद पीपीपी, लेकिन खास करके पीएमएलएन ये जरूर चाहेंगे कि अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन ना हो। खतरा इस चीज का है कि ये दोनों जमातें जो अब इलेक्शन से डर चुकी हैं, जिनके पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, पब्लिक का मैंडेट उनके पास नहीं है, कोई इंतजामी ढांचे पे उनका कब्जा है, उन्हें एहसास है कि इंतजामी ढांचा बहुत देर तक नहीं चल सकता। उन्हें ये खतरा भी है कि अगर इलेक्शन होते हैं, अभी 1-2 महीने में हो जाते हैं, अप्रैल में होते हैं या उसके बाद अक्टूबर में होते हैं, दोनों सूरतों में उनको उन इलेक्शंस के ज़रिए उनको आगे हुकूमत नहीं मिल सकेगी। उनको एक बहुत बड़ी सियासी शिकस्त होगी जिससे निकलने में उनको बड़े साल लगेंगे। हो सकता है वो पॉलिटिकली एक तरह से एक्सटिंग्विश हो जाएँ, एक तरह से ख़त्म हो जाएँ। तो ये दोनों जमातें ऐसे हालात पैदा करना चाहेंगी कि अफ़वाज पाकिस्तान इंटरवीन करें, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए। जब मार्शल लॉ लगेगा तो पॉलिटिक्स अपने आप को रिडिफाइन कर लेगी। चंद महीनों के बाद सारी सियासी जमातें मार्शल लॉ के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ जो है वो अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देंगी। तो इस किस्म का कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मुझे पीएमएलएन और पीपीपी का बिल्डअप होते नजर आता है। और ये जो आप बाकी सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो शेख रशीद का ट्रीटमेंट है, मुख्तलिफ लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, ये उस तरफ एक बिल्डअप करते हुए चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं हमें। और इंटेंस ये जो पोलराइजेशन, अब इसमें मैं सिर्फ इतना ये कह दूं, इसी के दरम्यान में तनाज़ुर में आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उनका खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी को बुलाया बज़ाहिरन तो इसलिए कि वो समझना चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो उसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी, किस किस्म के अरेंजमेंट्स करने होंगे। लेकिन जहन में रखिए कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा एंड आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा दोनों की ऑन रिकॉर्ड पोजीशन ये है कि इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। और इतना बड़ा मसला नहीं है दहशतगर्दी का, दहशतगर्दी पहले भी होती रही है। और इलेक्शन और जो चीफ और जो आईजीपी हैं उन्होंने तो खुल के ये स्टेटमेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स में दी, प्रेस टॉक में भी दी कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं। और जब पोलियो कैंपेन हमने गुज़िश्ता बरस में रन की थी तो हमने एक दिन में 50,000 पुलिस ऑफिसर से जवान हमने लगाए थे पोलियो कैंपेन को सिक्योरिटी देने के लिए। उस पे गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उनका मौक़िफ़ ये था कि वो तो एक दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं, एक दिन में तो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट चाहिए, दहशतगर्दी हो जाएगी। यानी ये सारी पीएमएलएन की जो टीम चाहती है, ये तो चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी हो। जो दहशतगर्दी हुई है, वो जिस किसी ने भी कराई है, उसका कोई ना कोई डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है पीएमएलएन की ख्वाहिशात से ज़रूर नज़र आता है। तो इलेक्शन वो किसी भी तरह से पीएमएल नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। तो जो मीटिंग हुई है, उसमें और ये भी हम जानते हैं कि जो राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं, वो बहुत लॉयल हैं टुवर्ड्स पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत लॉयल हैं। और ये दोनों ही धड़े जो हैं पावर पॉलिटिक्स के, इलेक्शन नहीं चाहते। सो ये जो मीटिंग है, इसके बाद आई डू नॉट नो कि आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा का आगे क्या फ्यूचर है। अब तक शायद उनको हटा दिया गया होता। हटा शायद इस वजह से नहीं सक पा रहे कि वहाँ के जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं आज़म खान साहब, वो शायद इस पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक आज़म, ये जो मौज़म जान सारी साहब हैं, यही उनका नाम है प्रॉब्ली, जो 17th कॉमन के हैं आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा, उनको अब तक हटा दिया होता। लेकिन अगर हटा नहीं सके तो ये वजह, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मकसद ये नहीं था कि इलेक्शन होंगे कैसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते ही नहीं होंगे। मेरा ये एनालिसिस है, माय हम्बल एनालिसिस, कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब कहें कुछ भी, लिखें कुछ भी अपनी आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, वो उनकी तमाम इंटरेस्ट नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। वो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर। और वो ये देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से कोई उज़र और बहाना और कोई आर्गुमेंट ढूंढूं कि इलेक्शन को हम लटका सकें। अब तक की सूरत हाल ये है कि लोग तवक्को कर रहे हैं कि 9 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट जो है वो ये कह देगी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। असद उमर साहब को बहुत ज़्यादा उसमें उम्मीद है और भी बहुत से लोगों को उम्मीद है। मैं ये समझता हूँ कि देखना ही पड़ेगा कि अदालत के अंदर इतनी यानी स्पाइनल कॉर्ड और हिम्मत है कि वो कहना, जो असल में तो जो फैसला है वो एक बड़ा आईनी दुरुस्त फैसला होगा कि अगर अदालत ये कहे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और नथिंग डूइंग, किसी भी तरह से इसको डिले जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी क्लियर पैल्पेबल पोजीशन आपको नजर आ रही है पीएमएलएन की, पीपीपी की, उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट की, कि लोग इलेक्शन नहीं चाहते। तो क्या अदालतें इतना बड़ा जो पावर मैट्रिक्स है उसको अपने एक फैसले से मजबूर कर पाएंगी?
that honestly remains to be seen. इस स्टेज पे कोई भी शख्स अगर आपको ये कहता हुआ मिले कि उसे ठीक तरह से पता है, किसी बड़ी शख्सियत ने उसको बता दिया है कि ये होने वाला है, तो उस पे आप ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकते कि चीज़ें इतनी फ्लूइड हैं, अनसेटल्ड हैं, इतनी ज़्यादा फ्लक्स के अंदर हैं कि इसमें हर 24-48 घंटे के बाद एक नई सूरत हाल डेवलप होती है। ये एक वॉर चल रही है और जंग में आपको कभी भी नहीं पता होता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जंग का आउटकम क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले हफ्ते में क्या होगा। तो यहाँ एक मसलसल रस्साकशी हो रही है पावर डायनामिक्स के दरमियान और सिचुएशन को मुख्तलिफ डायरेक्शन में इवॉल्व करने की बात हो रही है। जब इमरान खान साहब जेल भरो की तहरीक की बात करते हैं, जिसके हवाले से रजिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में शुरू कर दी गई, ये कहा जा रहा है कि जुमेरात के दिन, थर्सडे को, उस हवाले से इम्पोर्टेंट जो है वो ऐलान भी किया जाएगा। तो जेल भरो तहरीक, जिसको कांग्रेस में महात्मा गांधी ने 1930s और 40s के दरमियान इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था, जेल भरो तहरीक को बहुत इफेक्टिवली तौर पे किया था, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जेलों में इतनी जगह होती नहीं है, वो पहले ही भरी पड़ी होती हैं, गरीब ममालिक में, इवन अमेरिका की जेलें भरी पड़ी हैं। तो जब आप जेल भरते हैं पॉलिटिकल बेसिस में, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है और ये एक तरह की सिविल नाफरमानी का तरीका है। ये और बात है कि अंग्रेज़ों में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को कॉन्फ्रंट किया 1930 और 40 में, तो अंग्रेज़ों की हुकूमत खासी शरीफ हो चुकी हुई थी। वो हुकूमत नहीं थी जो 1857-58 के बाद आई थी, जो बड़ी टिरैनिकल थी और बहुत ज़्यादा ज़ुल्म और तशद्दुद में बिलीव करती थी, ख़ास करके 1919-20 के जो वाक़यात थे। उसके बाद उसमें एक सिविलाइज़ेशन का एलिमेंट जो था बरतानवी सरकार में, वो पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ चुका था। इट वाज़ रिलेटिवली सिविलाइज्ड एंड पोलाइट जो इंतज़ामी ढांचा था अंग्रेज़ों का, जिसको जिसको 1930 और 40 में महात्मा गांधी उसके साथ कन्फ्रंट कर रहे थे। इमरान खान जिस ढांचे के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं, ये उस अंग्रेज़ों के ढांचे के मुकाबले में ज़्यादा प्रिमिटिव, बारबैरिक, प्रिंसिपल लेस है और आई डू नॉट नो हाउ दे विल रिएक्ट टू द जेल भरो तहरीक। इस पे मज़ीद डिस्कशन जो है की जा सकती है। नाउ आई कम बैक टू दैट पॉइंट, जिसको बहुत से और लोग भी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान एक मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी है, पीडीएम की जमातें इलेक्शन अफोर्ड नहीं करती, वो चाहेंगी कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो ताकि पॉलिटिक्स चेंज हो जाए। इसमें जीएचक्यू को, जनरल आसिम मुनीर साहब को, उनकी कुलीग्स को बहुत गौर से इस सूरत हाल को देखना पड़ेगा। टेम्पटेशन हो सकता है बहुत हो, जब आप ताकत में होते हैं तो हर चीज़ आप समझते हैं कि उसका हल निकल सकता है। अब अगर मार्शल लॉ लगा तो इंडिया की एजेंसी रॉ और आईबी जो हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा को सेटल नहीं होने देंगे। ये अब वो क्लियरली देख चुके हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर जो है वो पाकिस्तान की सियासत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान कितना बड़ा शगाफ पैदा कर दिया है, कितनी इंजर्ड फीलिंग्स इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, कितना गुस्सा पाया जाता है। बलूचिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। ये बड़ा डिफिकल्ट मार्शल लॉ होगा और इस मार्शल लॉ में हो सकता है कि अगर ये मार्शल लगे तो तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में, इट माइट गिव वे टू पीटीएम। पीटीएम चूंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिकल पश्तून एजेंडे पे खड़ी है और तहरीक इंसाफ उस पश्तून नेशनलिज्म के एजेंडे पे खड़ी ना है, ना हो सकती है, ना चाहेगी खड़े होना, ना इमरान खान उसकी इजाज़त देंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में दो फीलिंग्स, दो टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग होती, एक एथनिक नेशनलिज्म, दूसरी रिलीजियस फीलिंग। पाकिस्तान बनाया गया था रिलीजियस फीलिंग पे और रिलीजियस फीलिंग को यूज किया गया मसलसल एथनिक फीलिंग को सप्रेस करने में। यही झगड़ा बंगालियों के साथ था 1950s में, 60s में, जिसका नतीजा 1971 के सरेंडर और शिकस्त के कि मुल्क दो लख्त होने की शक्ल में निकला। इस वक्त किसी किस्म की रिलीजियस फीलिंग जो है पाकिस्तान को यूनाइट नहीं कर सकेगी। इस मौके पे पाकिस्तान को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस चाहिए ताकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो जिससे हीलिंग हो सके। बड़ा वाइज पॉलिटिकल प्रोसेस पाकिस्तान को चाहिए। जो इंजर्ड इंजर्ड नर्व्स हैं, जो फ्रेड नर्व्स हैं, जो बिखरे हुए जज्बात हैं, उनको संभालने के लिए इस स्टेज पे अगर इन सियासी जमातों की साजिश और इनकी चालाकियों की वजह से मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में, तो खुदा ना करे ये पाकिस्तान की रियासत की तारीख का आखिरी मार्शल लॉ होगा। इसमें से पाकिस्तान की रियासत इमर्ज नहीं कर सकेगी इंटैक्ट तरीके से, बिकॉज इतना गंद किया जा चुका है कि इसमें अब पाकिस्तान के दुश्मन बड़ी आसानी से खेलेंगे। बलूचिस्तान में भी खेलेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी खेलेंगे, हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी खेलें। पंजाब तनहा रह जाएगा। बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो है वो डेवलप कर जाएगी। आई विल डिस्कस मोर दैट इन सम अदर व्लॉग। थैंक यू सो मच।